आई एम डॉक्टर मंजू सिंह फ्रॉम एसबीएल एंड मैं आप सभी का एसबीएल की वेबिनार सीरीज में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस से रिलेटेड। इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर याशिका। डॉक्टर याशिका, आपका एसबीएल की वेबिनार सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम अर्थराइटिस की बात करें तो अर्थराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स एंड इट इज नॉट अ सिंगल डिजीज but rather a collective term for a group of more than 100 different type of joint disorders. आज हम बात करेंगे कि अर्थराइटिस होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, और फाइनली कि होम्योपैथी किस तरीके से रोल प्ले करती है होम्योपैथी अर्थराइटिस में। नाउ डॉक्टर याशिका, इट्स ओवर टू यू। मगर इससे पहले मैं आपको डॉक्टर याशिका के बारे में थोड़ा कुछ बता देती हूँ। डॉक्टर याशिका is BHMS, MD and also DNHE. She is the editor in the homeopathic heritage and इनको 7 साल का एक्सपीरियंस है होम्योपैथी प्रैक्टिस में, जो कि होम्यो इन लिव होम्योपैथी क्लिनिक है इनका जनकपुरी में। हम अपने वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इनको जान लेते हैं। यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दी डिजीज कंडीशन जिसके बारे में हम जान रहे हैं अर्थराइटिस से, तो आप हमारे QA चैट बॉक्स रिप्लाई करेंगे आपको। एंड जितने भी लोग इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं उनका हमारा ऑनलाइन पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होता है। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं आफ्टर फिनिशिंग द वेबिनार। वेबिनार के बीच में हम टॉप 3 क्वेश्चंस को चूज करते हैं जो कि रैंडमली होते हैं एंड उन 3 लोगों के हम नाम अनाउंस करेंगे, उनको हम सरप्राइज एक कोई गिफ्ट भेजते हैं। इसके लिए जिसका भी नाम दिया जाएगा वो अपनी डिटेल्स यानी कि एड्रेस, फोन नंबर आप हमें चैट बॉक्स क्वेश्चन में भेज सकते हैं। यदि आप वेबिनार की रिकॉर्डिंग और एजुकेशनल वीडियोस को फॉलो करना चाहते हैं, इसके लिए आप हमारे लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। नाउ इट्स ओवर टू डॉक्टर याशिका। Thank you so much, ma'am, या यू for कैन your nice introduction. And first of all, I would like to thank SBL Global Private Limited for giving me this opportunity to present my views and my knowledge on this platform with them. And उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं यहाँ पर आप उनके जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर सकूँ अपना नॉलेज। थैंक यू सो मच। सो मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना सेशन स्टार्ट करूंगी। उसके लिए मैं शेयर कर रही हूँ अपनी स्क्रीन। आई होप मेरी आवाज एंड सारी चीजें क्लियर है। यस 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 मैम। सो आज का मेरा टॉपिक है होम्योपैथिक मैनेजमेंट ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के बारे में आप बहुत जितने भी हमारे लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, काफी लोगों ने सुना होगा, काफी लोगों ने हो सकता है वो परेशान हो आर्थराइटिस से, या फिर हो सकता है आपको ऑलरेडी नॉलेज हो आर्थराइटिस के बारे में ये क्या होता है। मैम ने भी अभी इंट्रोडक्शन दिया कि आर्थराइटिस एक तरीके का स्वेलिंग है, एक तरीके का इन्फ्लेमेशन आप कह सकते हो। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, आर्थ्रो मतलब जॉइंट्स एक्सेट्रा, जो हमारी बॉडी का मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम है जिसे हम मस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। तो उसकी कहीं की भी पार्ट में इन्फ्लेमेशन को हम टर्म कर सकते हैं आर्थराइटिस को, जो कि प्रेजेंट करता है इन्फ्लेमेशन के साइंस से, जैसे कि रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो, सूजन हो गया, या फिर दर्द हो गया जोड़ों में, या फिर मसल्स में दर्द हो गया। तो बहुत सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और वही होम्योपैथी का क्या रोल है, होम्योपैथिक कैसे इस चीज में कारगर है, वो हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर याशिका अरोड़ा मल्होत्रा है एंड मैं आज का आपका ये सेशन लूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्थराइटिस क्या है, एक तरीके का इन्फ्लेमेशन है, एक तरीके का सूजन हो सकती है आपके किसी भी जॉइंट में, बॉडी के किसी पेन हो सकता है, टेंडरनेस मतलब टच करने में किसी एक जोड़ में या एक जोड़ से ज्यादा में दर्द हो रहा है, तो उसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। अगर हम आर्थराइटिस की बात करें
तो आर्थराइटिस के बहुत सारे रीजंस हैं, और किस वजह से होता है, किन लोगों में ज्यादा पाया जाता है, अगर हम उसके बारे में जाने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उससे पहले कि हम होम्योपैथी के बारे में जाने, तो थोड़ा सा मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि क्यों होता है आर्थराइटिस और कैसे होता है, और वो कैसे आपको समझ आएगा कि क्या आर्थराइटिस के क्या कॉजेज हैं और क्या उसके सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहले कॉजेज पे आते हैं। कॉजेज ये भी हम डिस्कस करेंगे कितने तरह के आर्थराइटिस होते हैं, बट उससे पहले नॉर्मली अगर हम देखें तो आर्थराइटिस एज के साथ साथ देखा जाता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे देखा जाता है कि हाँ, जोड़ों पे ज्यादा जोर पड़ रहा है, तो उसे उसकी वजह से हमें दर्द होना शुरू हो सकता है, सूजन वगैरह होना शुरू हो सकती है, क्योंकि हमारे जो जोड़ है, उस जो कार्टिलेज है उसकी वियरिंग डाउन हो रही है। धीरे धीरे हम उसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो खराब होने की खराब होने की टेंडेंसी डेवलप करता है। उसके अलावा अगर हमारी ब्लड में हाई यूरिक एसिड है, तो उसमें भी हमारे को आर्थराइटिस देखा गया है, जो एक तरीके का आर्थराइटिस है, जिसे हम गाउट कहते हैं। अदरवाइज अगर हमारी बॉडी खुद से ही, इम्यून सिस्टम जो हमारा है, जो कि फाइट करता है आगे हमारे को इन्फेक्शन नहीं हो उसके लिए, अगर वो ही हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाए और वो हमारे जोड़ों को खुद ही इफेक्ट करने लगे, तो उस वो भी एक तरीके का रीजन है जिसे हम रुमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, कि हमारी बॉडी अपने बॉडी के अगेंस्ट ही इन्फ्लेमेशन देने लगी है, डैमेज करने लगी है। अदरवाइज कुछ वायरल इन्फेक्शंस, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हमारी जोड़ों में वीकनेस लाते हैं और आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ाते हैं। या फिर कोई पहले की कोई इंजरी हो, कोई ट्रॉमा हो, कोई चोट हो जो कि पुरानी हो, जिस वजह से भी आर्थराइटिस देखा गया है। यूजुअली जैसे हमने कहा एज बढ़ने के साथ साथ होता है, तो 50 इयर्स की एज में ज्यादा देखा गया है। अमेरिकन में बहुत ज्यादा इसकी प्रेवलेंस देखी गई है। और यूजुअली जो कोल्ड डैम क्लाइमेट में रहते हैं उनमें भी ये प्रेफरेंस देखा गया है, क्योंकि वहां पर ठंड की वजह से जोड़ों पे इफेक्ट आना ज्यादा देखा गया है। या फिर जो लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, खड़े रहते हैं, चलने फिरने का काम है, ज्यादा फिजिकली एक्टिव है, उनमें भी आर्थराइटिस बहुत ज्यादा कॉमनली देखा गया है। या फिर फीमेल्स में अगर आप बात करें, जैसे वो काम करती हैं, खड़ी रहती है किचन में, या फिर नॉर्मली भी टेंडेंसी होती है फीमेल्स के कि उनको आर्थराइटिस ज्यादा डेवलप होता है, चाहे वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के चांसेस हो या ऑस्टियो आर्थराइटिस के चांसेस हो ओल्ड एज में आफ्टर मेनोपॉज। या फिर आप देखो जो लोग एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट एक्टिविटीज करते हैं, उनमें भी देखा गया है कि आर्थराइटिस की कंप्लेंट्स ज्यादा आती हैं। या फिर जेनेटिक रीजंस भी बहुत मैटर करते हैं, जैसे कि हम आरए की बात करें, रोमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें, तो उसमें ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ जीन्स HLA-B27 देख सकते हैं कि जेनेटिकली भी हमारे को आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं, अगर मेरे पेरेंट्स या फैमिली में आर्थराइटिस चल रहा है तो। पहले हम ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं ऑटो इम्यूनिटी के बारे में। ऑटो इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, तो एंटी वही हमारी बॉडी अगेंस्ट ही फाइट करती है सबके, हमारी बॉडी खुद ही अपने अगेंस्ट होने लगती है। प्यूबर्टी, मेनोपॉज, साइकोलॉजिकल फैक्टर, स्ट्रेस वगैरह भी बहुत मैटर करता है, या फिर प्रॉपर खाना, न्यूट्रिशन भी बहुत मैटर करता है आर्थराइटिस डेवलप करने में, क्योंकि कैल्शियम, फास्फोरस जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत जरूरी हैं, वाइटामिन हमारे बहुत जरूरी हैं बॉडी के जॉइंट्स के लिए। अगर कोई इंसान मोटा है, ओबेस है, ओबेसिटी की वजह भी हमने देखी गई है कि जोड़ों पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ओबेसिटी की वजह से चलने फिरने में, सो उस उनमें भी आर्थराइटिस देखा गया है। या फिर डस्ट एक्सपोजर आप बात कर सकते हो, या फिर स्मोकिंग वगैरह भी बहुत मैटर करती है। आई होप सबको समझ आ रहा है एंड कोई बोर नहीं हो रहा। कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेरीज होंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आ, इसके आगे अगर हम बढ़े उससे पहले हम एक शॉर्ट में, मैंने ये टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस को जिस्ट डाउन करा है। बहुत सारे आर्थराइटिस देखे जाते हैं अलग अलग तरीके के। जैसे अगर हम बात करें, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जो कि पीछे के कमर में, लोअर बैक में देखा जाता है, जॉइंट्स में। जिसमें हमें बैम्बू स्पाइन भी होता है, बिल्कुल हमारा दर्द बहुत ज्यादा होता है स्पाइन में। इधर अदरवाइज गाउट होता है, जिसमें हमने बात करी यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बन जाते हैं, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से गाउट होता
है। अदरवाइज जुवेनाइल इज बचपन, चाइल्डहुड। सो जो लोग 15 साल 16 साल से छोटे लोग हैं, उनमें अगर आर्थराइटिस आ जाता है तो उसे हम जुवेनाइल इडियोपैथी। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में आई थिंक सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा नोन आर्थराइटिस है जो कि वियर एंड टीयर की वजह से होता है, वही ओल्ड एज में सबसे ज्यादा कॉमनली देखा जाता है। सोरियाटिक आर्थराइटिस, जिन लोगों को सोरियासिस होता है उनको भी टेंडेंसी होती है कि आर्थराइटिस होने की, तो उस आर्थराइटिस को हम सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें रिएक्टिव आर्थराइटिस की, सो रिएक्टिव आर्थराइटिस अगर हमारी बॉडी में कहीं और इन्फेक्शन है, जैसे कि इंटेस्टाइन्स में यूरिन इन्फेक्शन है या फिर जेनाइटल्स में कोई इन्फेक्शन है, तो हमें तब भी चांसेस है कि आर्थराइटिस हो सकता है। अदरवाइज उसे हम रिएक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं। सेकेंड मोस्ट कॉमन जो कि रुमेटॉइड आर्थराइटिस है, जो कि बहुत कॉमनली देखा जाता है यंग फीमेल्स में 30 to 50 ईयर्स, 30 to 40 ईयर्स की एज में, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट्स की। वही हमने बात करी अभी, हमारे जेनेटिक चेंज हो जाते हैं। HLA-B27 हमारा जो जीन है वो रिस्पॉन्स करना, बॉडी के अगेंस्ट ही रिस्पॉन्स करना शुरू हो जाता है, फाइंड होती है वो जीन हमें मिलती है, RA फैक्टर हमें पॉजिटिव मिलता है, जिस वजह से हमें आर्थराइटिस हो सकता है। ये कॉमनली देखा जाता है फीमेल्स में जो कि 30 to 40 ईयर्स में है। वहीं अगर हम बात करें एक और तरीके की, तो सेप्टिक आर्थराइटिस है, जो कि अगेन इन्फेक्शन की वजह से होता है। बॉडी में कहीं भी सेप्सिस हो जाए तो हमें आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। और थंब आर्थराइटिस भी एक कॉमन आर्थराइटिस है जो कि हमारे बेस ऑफ थंब में देखा जाता है, जो हमारा कार्पोमेटोकार्पल जॉइंट है। सो अगर हम बात करें, बहुत सारे तरीके के आर्थराइटिस है जो कि अलग 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 इंसान में प्रेजेंट करते हैं, जिसमें बॉडी में स्टिफनेस देखी जाती है, पेन होता है जॉइंट्स में, जॉइंट अकड़ जाता है। यूजुअली मॉर्निंग में देखा जाता है कि अकड़ना ज्यादा हो रहा है, थकावट महसूस होती है लोगों को, सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है। आप पिक्चर में देख सकते हो कि सूजन हो सकती है, रेड हो सकता है आपका जॉइंट, स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो सकता है। जैसे ही आप टच करोगे टेंडरनेस होगी, एकदम सेंसिटिव हो जाएगा, दर्द होगा जॉइंट में, जॉइंट मूवमेंट्स में भी परेशानी आती है, थकान हो जाती है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, फीवर भी कॉमनली देखा गया है। जब भी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन होती है, जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है, तो फीवर सबसे एक कॉमन साइन है जो कि देखा जाता है। बॉडी में इम्यून सिस्टम उस चीज को ठीक करने के लिए फीवर को प्रेजेंट करता है, कि क्या कहते हैं, एक साइन है इन्फ्लेमेशन का फीवर। सो फीवर भी देखा जाता है, हीट भी हो सकती है बॉडी से, वो जॉइंट से भी निकलती हुई बॉडी हीट भी हो सकती है, नाइट स्वेट्स हो सकते हैं, पसीने रात में, वेट लॉस भी देखा गया है, जॉइंट डिफॉर्मिटीज, भूख ना लगना, बहुत सारे ऐसी सिम्टम्स हैं जो कि आर्थराइटिस में प्रेजेंट होते हैं। वहीं हम उसको एग्जामिन करने के लिए इस चीजों को नोटिस कर सकते हैं, स्वेलिंग, रेडनेस को, उनके रिफ्लेक्सेस चेक कर सकते हैं, मसल स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, या फिर हम ब्लड टेस्ट के लिए जा सकते हैं, जैसे RF देख सकते हैं, जो कि रुमेटॉइड आर्थराइटिस में देखा जाता है। वही एंटी-CCP भी एक तरीके का प्रोटीन एंटीबॉडी टेस्ट है जो कि अगेन आरएफ रुमेटॉइड आर्थराइटिस में देखा जाता है। ESR हम देख सकते हैं, ESR एक कॉमन फाइंडिंग है ब्लड की, जो कि किसी भी तरीके के इन्फेक्शन में काम करती, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन में बॉडी में पॉजिटिव आती है, उस वो इंक्रीज जाता है ESR। अगर बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है तो ESR इज वन ऑफ द कॉमन फैक्टर जो कि हम उसमें नोट कर सकते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन अगेन बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो वो हमें सिग्निफाई करता है कि बॉडी में क्या चेंजेस आ सकते हैं। वहीं अगर हम इमेजिंग टेस्ट की बात करें, तो सबसे कॉमनली हम जो टेस्ट कराते हैं जब आर्थराइटिस होता है, सो उसमें एज अ डॉक्टर, हम फिजिशियन एज अ देखते हैं, तो उसमें हम इमेजिंग टेस्ट कराते हैं, जिसमें कि एक्सरे इज वेरी कॉमन। उसमें अपने आप आपको स्पेसिंग कम होना, साइनोविल फ्लूइड का डिक्रीज हो जाना, अलग अलग सिम्टम्स जो कि अलग अलग आर्थराइटिस में देखे जाते हैं, वो हमें नोट हो सकते हैं। अगर आप देखोगे बोन आर्थराइटिस का जो हम पिक्चर आप देख सकते हैं एक्सरे की, तो उसमें स्पेसिंग कम होती हुई दिखाई दे रही है जॉइंट के बीच में, एंड नॉर्मली वो स्पेस होता है जो कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है मूवमेंट्स में। So that's why that what is seen through X-ray, and it is one of the common diagnostic tests जो कि हम करते हैं when a patient come to you arthritis के केस में।
अल्ट्रासोनोग्राफी भी कुछ केसेस में हम लोग चेक कर सकते हैं, एमआरआई कराते हैं अगर अगर हमें कोई ऐसा जॉइंट है जो कि इन्वॉल्व है, एंड हमें अच्छे से फाइंड करना है कि क्या क्या चीजें हैं, स्पाइन देखना है, एमआरआई स्पाइन कराना है, या फिर सीटी स्कैन भी एक कॉमन फाइंडिंग है जो कि हम करा सकते हैं फर्दर जब एक्सरे में कुछ इश्यूज आए हैं तो। व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोग्नोसिस, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें फ्यूचर में आप आफ्टर ट्रीटमेंट प्रोग्नोस कर सकते हो कि हमारा ठीक होगा या कैसे होगा। जो हमारा सबसे पहला एम एज अ फिजिशियन होता है या होना चाहिए, वो यही होता है कि हम वापस से पेशेंट को आर्थराइटिस की जो सिम्टम्स है उसको ठीक करें, उसके बाद जो आर्थराइटिस और बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करें, और जॉइंट फंक्शन को मेंटेन करें, और मसल्स को भी हम स्ट्रेंथन रखें। जो हमारा एम होता है एज अ फिजिशियन, पहले सबसे पहले ये चीज ठीक करना होता है। उसके लिए हमें पेशेंट को दवाई के साथ साथ एक जनरल मैनेजमेंट भी गाइड करना होता है। जनरल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन जब आप आर्थराइटिस स्पेशली की बात करते हो, बिकॉज जॉइंट्स को आप जितने जैसे तरीके से रखोगे, आपको इंसान जैसा इंसान रहता है यूजुअली, वैसे ही उसको प्रॉब्लम्स होती है, या वैसे ही वो खुश रहता है। तो अब मैं हम इसी चीज में कह सकते हैं, जैसे आप अपने जॉइंट को रखोगे वैसे ही जॉइंट आपको रिस्पॉन्स देगा। सो अगेन, आप उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए, आपको जब आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो यू नीड टू रेस्ट, यू नीड टू टेक बेड। प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, एटलीस्ट अ स्मॉल एडिक्वेट रेस्ट इज इम्पोर्टेंट। वहीं आपको एक पोस्चर मेंटेन करना होता है बैक रेस्ट का, कि आपको एक फर्म मैट्रेस, आपका जो पलंग है या फिर आपका जो बेडिंग है, वो आपको एक मैट्रेस फर्म होना चाहिए। आपका बैक रेस्ट, आपका जब आप एक चेयर पे बैठे हो या कहीं भी बैठे हो, तो आप पिलोज यूज ना करो, एंड नॉर्मली आप बिल्कुल एक फर्म बैक रेस्ट पे अपने बैक को रखो। वहीं आप जब आप मिड डे मील लो, उसमें दिस इज अ गुड थिंग जो कि आप फॉलो कर सकते हो, अलॉन्ग विद और फैक्टर्स मेडिसिन के साथ साथ, कि आप सुपाइन लेट जाओ फॉर एन आवर। अगर आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की कंप्लेन है, अगर आपको स्पाइन में इश्यूज है, या फिर आरएफ आरए प्रॉब्लम्स भी है, रोमेटोइड आर्थराइटिस भी है, तो आप उस पिलो को अपने पेट के नीचे रखकर एटलीस्ट फॉर एन आवर अगर आप उसको लेटोगे, तो दैट वुड गिव यू अ गुड रिस्पॉन्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट वेट बियरिंग, जो कि हमारे को जैसे नीज में अगर पेन है, तो अगर आप वेट वगैरह मत उठाओ तो वो बेटर रहता है। वहीं आपको एक हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट लेनी चाहिए, जिसमें कि मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्स इफ यू आर एगिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं आप ओमेगा 3, जो आजकल बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट आप बोल सकते हो, फैटी ओमेगा 3 फैटी एसिड आर वेरी गुड फॉर जॉइंट्स एज वेल एज बॉडी मेटाबॉलिज्म। सो आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। फिजियोथेरेपी तो सबने सुना ही है कि फिजियोथेरेपी इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग, जो कि एक ऑक्सिलरी मैनेजमेंट है। साथ में आप उसको एज अ ऑक्सिलरी मैनेजमेंट ले सकते हो, क्योंकि फिजियोथेरेपी बहुत हेल्प करता है अलॉन्ग विद द मेडिसिन। नॉट अ कंटिन्यूस फिजियोथेरेपी, आई वुड से इन गैप्स इन बाय अ प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट, जो कि एक गाइड करे द प्रॉपर ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद द मेडिसिन। वहीं अगर आप देखो तो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस जो मसल्स को स्ट्रेंथन करती हैं, हॉट बैग फर्मेंटेशन, वार्म टब बाथ्स, ये सब भी बहुत हेल्पफुल होती है ड्यूरिंग इन द केसेस ऑफ आर्थराइटिस। व्हेन यू टॉक अबाउट होम्योपैथी, अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पे या मेन जगह पे। आई होप सबको क्लियर है कि आर्थराइटिस क्या है, क्या उसके कॉजेज हैं, किस वजह से होता है, क्या सिम्टम्स प्रेजेंट करता है, कैसे हम उसको देख सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, और कैसे उसे एक जनरल मैनेजमेंट एज अ लेमैन या फिर एज अ नॉर्मल पर्सन हम उसमें रोक सकते हैं, उसमें एक रोकथाम लगा सकते हैं। वो चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वहीं अब हम आते हैं होम्योपैथी कहाँ पे हेल्प करता है या किस चीजों में हेल्प करता है, कैसे वो एक परमानेंट क्योर दे सकता है आर्थराइटिस के केसेस में, जो कि और पैथीज के कंपैरिजन में एक बेटर ऑप्शन रहता है अगर हम बोले। सो देर आर सुपर मेडिसिन विच कम अप, जो कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है एज पर द केस। मैं यही बोलूंगी, जो केस है इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है, एज अ फिजिशियन अपना जो भी मेडिसिन आपका जो भी मेडिसिन आपको जो भी मेडिसिन है, वो जो पेशेंट हम देख रहे हैं उसमें उसमें आपको मिनिमम लग रही है,
वो बहुत अच्छा काम करती है। कुछ कॉमन मेडिसिन भी हैं जो कि इंडिकेट होती हैं इन केसेस में आर्थराइटिस के। जैसे कि पहली मेडिसिन बहुत ही कॉमनली यूज होती है रस्टॉक्स, एंड इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, बहुत सारी मेडिसिन में जो पेटेंट्स आते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है रस्टॉक्स का। जॉइंट पेन, स्टिफनेस, बॉडी स्टिफनेस जो कि वर्स हो रही है मॉर्निंग में, या फिर आप वॉर्म से एग्रेवेशन है, या फिर यू कैन से रेस्ट से जिस बंदे को एग्रेवेशन है, या फिर मूवमेंट से एमोलरेशन है, या फिर प्रेशर से एमोलरेशन है, उन केसेस में रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। कोई स्ट्रेन है, कोई स्प्रेन है, कोई जॉइंट, नी जॉइंट में पेन है, कहीं भी कुछ भी स्वेलिंग, टेंडरनेस प्रेजेंट है, तो बहुत कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है। सिमिलरली ब्राइनिया भी बहुत अच्छी कॉमनली यूज मेडिसिन है। ब्राइनिया और सस्टॉक्स को आप कंपेयर करोगे अगर, तो पेन का डिफरेंस है, स्ट्रेचिंग पेन होता है एक तरीके का रस्टॉक्स में, एंड वहीं आप ब्राइनिया की बात करते हो तो उसमें एक तरीके का स्टिचिंग, चुभने वाला दर्द आपको फाइंड होता है। वही इंडिविजुअलाइजेशन का केस आ जाता है कि इंडिविजुअलाइज्ड रेमेडी हम चूज करते हैं पेशेंट के लिए। वहीं अगर आप उसको बात करोगे रस्टॉक्स की, तो रस्टॉक्स में रेस्ट से उसको परेशानी हो रही थी, अगर वो रेस्ट कर रहा है तो उसके पेन ज्यादा हो रहा है। वहीं अगर आप ब्राइनिया की बात करोगे तो वहां पे मोशन, अगर मूवमेंट कर रहा है पेशेंट तो उसको प्रॉब्लम ज्यादा होती है। आर्निका भी बहुत अच्छी रेमेडी है, स्पेशली जब केसेस में चोट की हिस्ट्री आप देखो कि इंजरी हुई है पेशेंट को, तब से उसको उस जॉइंट में दर्द है, वहीं उसके जॉइंट्स टेंडर है, उसको टच करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, सोर ब्रूइज्ड फीलिंग है बॉडी में, जैसे ही वो रेस्ट करता है तो उसको पेन होने लगता है, मतलब रेस्टिंग पोजीशन में जहां भी द बेड, आर्निका सेज कि जैसे ही वो किसी भी बेड पे या किसी भी चीज पे बैठेगा उसको वहां पेन होने लगेगा। सो द थिंग इज द सोर ब्रूइज्ड फीलिंग रहती है उसको, तो उन केसेस में आने का बहुत अच्छा काम करता है। कुछ रेयर मेडिसिन भी हैं जो कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखी हैं, बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि स्टिलिंजिया सिल्वेटिका इज वेरी गुड रेमेडी, जो कि बहुत सारे रोमैटिक आर्थराइटिस के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। बोन्स हैं जो एक्सट्रीमिटीज, मतलब स्पेशली बोन इन्फ्लेमेशंस में, बर्साइटिस के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। इन्फेक्शन जो हो जाता है वर्षा में, हमारा एक तरीके का हमारी जो जॉइंट है, जो हमारा अंदर मस्कुलर सिस्टम बना हुआ है, वहां पे एक तरीके का बरसे में इन्फेक्शन, वर्षा है जिसमें हम इन्फेक्शन हो जाता है। एंड यूजुअली पेन्स अगर हमारे लेफ्ट एंटीरियर थर्ड स्पेसिफिक है, दिस रेमेडी लेफ्ट एंटीरियर थर्ड ऑफ लेग में अगर हमें पेन हो रहा है तो स्टिलेंजिया बहुत अच्छा काम करती है। स्टेलेरिया मीडिया भी बहुत कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है जो कि आर्थराइटिस के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है, जब पेन्स होते हैं, सोर पेन, स्टिफनेस है, स्कैपुलर रीजन में पेन है, स्पेशली द राइट स्कैपुला व्हेन इट्स अफेक्टेड, एंड रोमैटिड आर्थराइटिस में भी बहुत अच्छा काम करती है। राइट आर्म के पेन्स में, राइट आर्म की जो सेंसिटिविटी है, टेंडरनेस है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। वहीं गुआकम भी बहुत कॉमनली यूज मेडिसिन है, जो कि मस्कुलर कंट्रैक्शंस वगैरह में बहुत मतलब बहुत ज्यादा मस्कुलर कंट्रैक्शन हो, या फिर ड्रॉइंग पेन्स हैं, स्वोलन जॉइंट्स हैं, जो कि वार्मथ की वजह से ज्यादा एग्रावेट होते हैं ड्यूरिंग द समर्स, यू कैन से दे आर मच एग्रावेटेड, तब हम गुआकम बहुत अच्छा काम करती है। स्टिचिंग पेन्स है, इसमें बर्निंग भी बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि हमने आर्सेनिक में देखी है, वैसे बर्निंग पेन्स अगर आपको हो रहे हैं जॉइंट्स में तो गुआकम टिंक्चर बहुत अच्छा काम करता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। एक्टिया स्पेकेटा भी बहुत अच्छा काम करती है व्हेन स्मॉल जॉइंट्स में इफेक्ट होता है, जैसे कि हमारे रिस्ट में प्रॉब्लम है, रिस्ट ड्रॉप वगैरह में, या फिर छोटे जॉइंट्स में, फिंगर्स में, टोज में, एंकल्स में पेन है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, तो उसमें एक्टिया स्पेकेटा बहुत अच्छा काम करती है। लीडम पाल अगेन अ वेरी गुड रेमेडी, जो कि असेंडिंग रोमैटिज्म और पैरों के दर्द के लिए, जो कि ऊपर से नीचे से ऊपर पेन आते हैं, बैक में पेन होता है, बहुत सेंसिटिविटी रहती है, बैक सेंसिटिव होती है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। एंड मोशन से वर्सन है, वॉर्म्स में वर्सन होती है, एंड
कोल्ड अगेन इट इज रिलीव, लीडम पाल को रिलीव करता है। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो कि काम करती है। और भी बहुत सारी रेमेडीज है, डिस्कस करना चाहें तो बहुत ज्यादा बहुत सारी रेमेडीज है, जैसे कि रेमनेस एक रेयर रेमेडी है जो कि बहुत अच्छा काम करती है इन्फ्लेमेटरी रोमैटिज्म में, स्पेशली जब रोमैटिक हार्ट डिजीज की हम बात करें, कि रोमैटिक हार्ट डिजीज की के साथ हार्ट डिजीज में प्रॉब्लम, हार्ट में भी इश्यूज हैं एंड रोमैटिज्म हो रहा है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है रैमनेस कैलिफोर्निका। फाइटोलैका अगेन इज अ गुड रेमेडी, जो कि ब्रूइज्ड सोर फीलिंग आर्निका के जैसे है, वैसे पेन्स हो रहे हैं। पेरियोस्टल और रोमैटिज्म में बहुत अच्छा काम करती है। एंड इसको बोला जाता है HC एलन, डॉक्टर HC एलन हमारे एक बहुत अच्छे स्टॉलवर्ट हैं जिन्होंने होम्योपैथी में बहुत अच्छा काम किया है। सो अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने ये बात बोली है कि फाइटोलाका occupies a place midway between ब्रायनिया एंड रस्टॉक्स। सो जब आप ये दो रेमेडीज दे रहे हो बट असर नहीं कर रही है, पेशेंट क्योर नहीं हो रहा है, यू कैन से, तो आप फाइटोला का यूज करो, उसमें बहुत अच्छा काम करेगी। उसमें इन केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। गाउट में भी बहुत अच्छा काम करती है, जब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो फाइटोला का बहुत अच्छा काम करती है। एब्रोटेनम भी बहुत अच्छा है, स्पेशली जुवेनाइल रोमेटिज्म की अगर आप बात करो तो एब्रोटेनम बहुत अच्छा काम करती है। फॉर्मिका रूफा अगेन बहुत अच्छी रेमेडी है जो कि जॉइंट्स में बहुत अच्छा काम करती है, मसल स्ट्रेन में बहुत अच्छा काम करती है, मसल टॉन में भी बहुत अच्छा काम करती है। एंड स्टिफनेस कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है इसमें। क्रॉनिक गाउट अगर चला आ रहा है, स्पेशली गाउटी जो डायथिसिस है, उसमें फॉर्मिका रूफा का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। मदर टिंचर भी बहुत अच्छा काम करता है, पोटेंसी भी बहुत अच्छा काम करती है। अमोनियम फॉस भी एक बहुत रेयर रेमेडी है जो कि मैंने देखा है जब यूरिक एसिड बढ़ा होता है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। एंटिम क्रूड अगेन बहुत अच्छी रेमेडी है जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडन्स में, स्पेशली एल्बो के टेंडन्स में अगर आप देखोगे आर्थराइटिस हो रहा है तो वो बहुत अच्छा काम करती है। फिंगर्स में भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा कुछ और इंटरकरेंट रेमेडीज है। इंटरकरेंट रेमेडीज की अगर हम बात करें कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जब एक हमारे पास जब केसेस आते हैं तो हमारे पेशेंट को असर हो रहा होता है, वो ठीक हो रहा होता है, बट एक ऐसी स्टेज आती है जब पेशेंट को फर्दर इम्प्रूवमेंट होना रुक जाता है। वो कहता है मैं ठीक हूँ बट अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द है, मैं ठीक हूँ बट दर्द है। तो बार बार अगर पेशेंट एक स्टैंड स्टिल पे आ जाता है तो हम कुछ रेमेडीज यूज करते हैं जिन्हें हम इंटरकरेंट रेमेडीज कहते हैं। तो उनमें मैंने देखा है मीडोराइनम और सिफिलाइनम जो कि हमारे नोसोड्स हैं बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर पेशेंट एक स्टैंड स्टिल पे आ गया है और दूसरी रेमेडी मांग रहा है या वही सेम रेमेडी की हायर पोटेंसी मांग रहा है या सेम पोटेंसी भी मांग रहा है बट उसको सेम पोटेंसी में असर होना बंद हो गया है, वो उसी पोजिशन पे रुक गया है, तो उस टाइम पे अगर आप मिडोराइनम की एक डोज दे रहे हो, सिफिलाइनम की डोज दे रहे हो, रोडोडेंड्रॉन दे रहे हो, पूजा दे रहे हो, तो उस पोजीशन को वो ठीक करके उसके बाद आप उस सिमिलिमम को दोगे तो पेशेंट बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। वहीं कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टोमेटिक रेमेडीज भी बहुत अच्छी है, जैसे कि हम कुछ डिस्कस भी कर चुके हैं अब तक, जिसमें आप एक्टियस पिकेटा और ब्राइनिया वगैरह बहुत अच्छा काम करती है। वहीं कॉस्टिकम ओल्ड एज पेशेंट में, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में, कॉलोफाइलम फीमेल्स में बहुत अच्छा काम करती है, नाइट्रम सल्फ बहुत अच्छी है, रस्टॉक्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है, रेडियम ब्रोम बहुत अच्छा रेमेडी, बहुत अच्छी रेमेडी है, एक्सरे भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमनली यूज हो रही है, जो कि बहुत अच्छा असर करती है इन दी केसेस ऑफ आर्थराइटिस। वहीं पैलिएशन के लिए अगर पेशेंट का एक ऐसा स्टेज आ गया है जहां उसे डॉक्टर ने बोल दिया है नी जॉइंट रिप्लेसमेंट है, उसको और प्रॉब्लम्स है, उस बहुत सारे ऐसे केसेस है जहाँ पे आप हेल्प आउट नहीं कर सकते एज अ होम्योपैथ, जहाँ सर्जिकली इम्पॉर्टेंट है, या फिर एक हमारा लिमिटेड स्कोप है पेशेंट के उसमें, पेशेंट के केस में, सो उसमें भी हमारी फॉर्मिका रूफा, फॉर्मिक एसिड, गुआकम और गॉल्थीरिया, थियोसैनिमम बहुत अच्छा काम करती हैं जब हम उसे एज अ पैलिएशन एटलीस्ट पेशेंट को एक पेन रिलीवर की तरह हम यूज कर सकते हैं। बट मैं यही बोलूंगी कि हमने अभी तक बहुत सारी रेमेडीज डिस्कस करी है, बट कहीं ना कहीं सब रेमेडीज के अपने अपने सिम्टम्स हैं, तो
अपने आप मेडिसिन लेने से बेटर इज लाइक कि आपको एक फिजिशियन जो कि आपको देखकर एक सिमिलम मेडिसिन दे, वो सबसे बेस्ट रेमेडी होती है। सो उसको आप फॉलो करिए खुद से। ये सारी चीजें नहीं, मेडिसिन खुद से लेने की, ये सिम्टम है तो हमने ये दवाई ले ली, ऐसा नहीं है। एक सिमिलम इंडिविजुअल केस में दो जो रेमेडी है वो ही असर बेस्ट करती है। सो आई होप कि आज का जो सेशन रहा है उसमें आपको कुछ चीजें मेरे से समझ आई हो आर्थराइटिस के बारे में, कुछ रेमेडीज के बारे में कि होम्योपैथी किस किस चीज में क्या क्या हेल्प कर सकता है, और परमानेंट क्योर कैसे दे सकता है। जब हम सिमिलिमम रेमेडी देंगे तो वो उसकी रेकरेंस भी रोकेगा पेन की, प्लस उसे ठीक भी करेगा पेशेंट को। सो देर आर थिंग्स जो कि हम और भी डिस्कस कर सकते हैं, बट ड्यू टू लिमिटेड टाइम कंस्ट्रेंट्स हमको कुछ चीजों को एक स्पेसिफिक टाइम देना होता है। सो आई होप मैं कुछ अच्छा आपको इस सेमिनार के थ्रू, वेबिनार के थ्रू दे सकी होंगी। थैंक यू सो मच। Over to you, Dr. Manju ma'am. Yeah. I hope the session was fine and not boring at least. Thank you, Dr. Ashika. Now we will be having a question and answer session. So you can disconnect your, yeah. Thank you so much. So, first question, if I can read, is there possible link between the contraceptive pills and rheumatoid arthritis? Okay, so Yeah. I think this would take another session because एक बहुत ही कॉमनली देखा गया है मेनोपॉज के बाद, स्पेशली फीमेल्स का ये जो फैक्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि फीमेल्स को क्यों ज्यादा आर्थराइटिस देखा जाता है। सो ये एक बहुत ही कॉमन चीज है कि हाँ, फीमेल की जो एक लाइफ साइकिल रहती है, चाहे वो एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव आप उसे यूज, आप उसमें बोलो कि अपने कॉन्ट्रासेप्टिव ओसीपीज यूज हुए हैं फीमेल्स को, या फिर वहीं पे उसको प्यूबर्टी एजेस में प्यूबर्टी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर वहीं पे उसको किसी भी तरीके से अगर हम बात करें मेनोपॉज के टाइम पे उसको ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। तो ये सब एक कॉमनली देखा गया है फैक्टर कि हाँ, यस इट इज वन ऑफ द फैक्टर जो कि ओसीपीज, अबॉर्टिफिसेंस की अगर हम बात करें, एबॉर्टिफिसेंस भी बहुत मैटर करते हैं। कि अगर फीमेल ने लिए हैं ओसीपीज और एबॉर्टिफिसेंस ऐसे मेडिसिन लिए हैं, सो यस इट इज वन ऑफ द कॉमन की आर्थराइटिस को डेवलप करने में स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स देखा गया है, Okay. वन ऑफ द फैक्टर्स। Yeah. Now the next question is, does rheumatoid arthritis contribute to dry eyes? Does rheumatoid arthritis Yes. dry eye? Dry eyes. So again, this is again one of the disease you can say, if I'm not wrong, शायद SLE ही है, SLE है, जिसमें हमने देखा यूवाइटिस का, यूवाइटिस भी साथ में होता है, आई ड्राई आई इन्फेक्शन होता है विद आर्थराइटिस। सो मैं अगर गलत नहीं हूँ, अदरवाइज आई कैन करेक्ट माई सेल्फ, देर इज वन डिजीज जिसमें हम ये तीन फैक्टर्स देखते हैं, आर्थराइटिस के साथ साथ हम यूवाइटिस देखते हैं। सो यस, ड्राई आईज कॉमनली सीन देखा गया है The next, इसमें। हाँ hmm. जी। So the next question is there a link between osteoarthritis and rheumatoid arthritis? सॉरी मैं Is there any link between the osteoarthritis and rheumatoid arthritis? नहीं, ऐसे आप कह नहीं सकते हो, बिकॉज रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अगेन अनदर डिजीज एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस अगेन अदर डिजीज, बट यस मे बी विद एज जो रूमेटॉइड आर्थराइटिक फीमेल्स है या पेशेंट है, उन लोगों को ज्यादा टेंडेंसी रहती है, ज्यादा टेंडेंसी रहती है Development. यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप करने की, बट नॉट ऑलवेज। दिस इज नॉट अ फैक्टर यू कैन से जो कि आरए और ओए को कनेक्ट करता है। आरए इज अगेन डिफरेंट डिजीज एंड ओए इज अगेन अ डिफरेंट डिजीज, दोनों के कॉजेज बिल्कुल अलग है, दोनों का मतलब दोनों की चीजें ही अलग है। हाँ, मेडिसिनल मैनेजमेंट अलग बात है, बट यस दोनों में एक डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, ऐसा कोई लिंकेज नहीं है, बट यस दोज फीमेल्स और दोज पेशेंट में बी मोर प्रोन। आई वॉन्ट टू करेक्ट माई सेल्फ, दैट डिजीज Okay. इज नोन एज विपल्स डिजीज। सो जिसमें हम लोग यूवाइटिस वगैरह देखते हैं, आई के इन्फेक्शंस देखते हैं, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है। Okay. उसमें The आर्थराइटिस previous भी देखा question. जाता है और यूवाइटिस भी देखा जाता है। Hmm.
So the next question is, can homeopathy permanently cure arthritis? Okay, so yes, I would say yes, it can permanently cure arthritis if you take a medicine, a good from a if you take an individualized homeopathic medicine जो कि constitutional treatment है, या फिर साथ में जो भी है अगर एक physician आपको ठीक कर रहा है, एक homeopathic physician के पास आप जा रहे हो और वो आपको medicines दे रहा है, and he guarantees that he'll be curing things, so And he if the patient is taking proper medication yes, on absolutely. time. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सो Right. बहुत सारी चीजें फैक्टर मैटर करते हैं. इट मे टेक 6 months, इट मे टेक 3 months, इट मे टेक अ ईयर ऑल्सो टू प्रिवेंट रिकरेंस, बिकॉज बहुत सारे केसेस होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्पेशली अगर आप बात करो सोरियाटिक आर्थराइटिस. तो कुछ चीजें होती है जो कि टाइम ले जाती हैं, बट यस, when you talk about management and treatment, it is homeopathy is very good. When Yeah. you talk about cure, so homeopathy is very good when you take a proper treatment from a proper physician, from a homeopathic physician. Next question is, what is the difference between psoriasis arthritis and rheumatoid arthritis? I think ये तो ये दिस इज अ yeah. नॉर्मल क्वेश्चन. सोरियाटिक आर्थराइटिस इटसेल्फ, उसके नाम से ही पता चलता है, जिन पेशेंट को सोरियासिस की हिस्ट्री है, सोरियासिस होता है, उनको अगर आर्थराइटिस हो रहा है, आर्थराइटिस की कंप्लेन्स आ रही हैं, तो उसको हम टर्म करते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस. एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस बिल्कुल डिफरेंट है. दैट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज जो कि आरएफ फैक्टर की वजह, आरएफ फैक्टर पॉजिटिव आए, या फिर HLA-B27 जीन हमारा है, वो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हमारे को डेवलप होता है वो डिजीज. तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट है. Right. The next question is there any relation between heart disease and arthritis? हाँ, वी ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन बीच में. रोमैटिक हार्ट डिजीज एक तरीके का डिजीज, मतलब दिस इज रिलेटेड, जो कि बहुत ही कॉमन तो नहीं, आई वुड से Common कॉमन नहीं तो है. नहीं है, बट यस, जब रोमैटिक फीवर होता है, अगर हार्ट हमारा इन्वॉल्व है या हार्ट का कोई वाल्व डैमेज हो गया है ड्यू टू रोमैटिज्म, ड्यू टू रोमैटिक फीवर, एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो फिर हमारे तो हमारे हार्ट में चेंजेस आते हैं या हार्ट इन्फ्लेमेशन हो जाता है. तो ये एक तरीके का डिजीज है. अगर हमारे को रूमेटिक फीवर हुआ है, अगर हमारे को जॉइंट्स में प्रॉब्लम एकदम हुई है विद फीवर एक्सेट्रा, सो उसमें हार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है. सो दैट इज अगेन सीरियस डिजीज एंड सेपरेट एंटिटी, जिसको हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं. तो यस, इट इज रिलेटेड. हार्ट एंड जॉइंट्स आर रिलेटेड. So the next question is, which should be avoided in arthritis? Which should be avoided in Basically, I arthritis? think foods वगैरह. Okay, इस मतलब they want to know कि डाइट में क्या आर्थराइटिस में हमें चेंजेस लाने होते हैं. सो वो ऑलरेडी डिस्कस कि क्या क्या चीजें आप खा सकते हो. जैसे मैंने बोला कि हाई प्रोटीन वगैरह बहुत अच्छा होता है, तो वो चीजें आप खा सकते हो. बट चीजें जो अवॉइड करनी है, वही, यस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि ये हम ये तो पता होता है कि हमें क्या खाना है, बट हमें क्या नहीं खाना वो हमें पता होना जरूरी है. सो यूजुअली लेस ऑफ शुगर इनटेक बहुत अच्छा, बेटर रहता है, कि अगर आप कम शुगर लो ड्यूरिंग व्हेन यू आर हैविंग आर्थराइटिक प्रॉब्लम्स. वहीं आप वाइट ब्रेड, राइस वगैरह एंड पोटैटो वगैरह, ये सब चीजें थोड़ा सा इग्नोर करो, सो बेटर रहता है. बिकॉज ये जो ये रिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये अच्छे नहीं होते हैं. सो लो कार्ब डाइट इज रिकमेंडेड यूजुअली. एंड वहीं आप व्हेन यू टॉक अबाउट मीट्स एक्सेट्रा, नॉन वेज, फॉर नॉन वेजिटेरियंस, सो रेड मीट वगैरह दे कैन अवॉइड. या ओबेसिटी वाले जो पेशेंट हैं, स्नैक फूड्स, फ्राइड फूड्स तो आजकल सभी मना करते हैं फॉर एवरी अदर डिजीज. एंड अल्कोहल इज वन ऑफ द फैक्टर जो कि आप इग्नोर कर सकते हो when you talk about joints. और अगेन, जब मैंने शुगर की बात करी, तो हाई सॉल्ट फूड्स भी आप थोड़ा सा इग्नोर करो तो बेटर होगी. Next question is, what type of examination required for detect arthritis?
वी ऑलरेडी हैड अ स्लाइड इन बिटवीन जो कि हमने डिस्कस किया था। क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा से हम लोग देखते ही पहचान सकते हैं। जैसे पेशेंट का अगर जॉइंट आप देखोगे, उसने बताया आपको मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, नीज में दर्द हो रहा है या एंकल में दर्द हो रहा है, तो अगर आप देखोगे तो एंकल स्वेलिंग है, या फिर एंकल में रेडनेस है, या फिर नीज में रेडनेस है, नीज सूजे हुए हैं, क्रेप्स प्रेजेंट हैं। क्रेप्स इज अ साउंड जो कि जब आप एग्जामिन करते हो, रिफ्लेक्सेस चेक करते हो, मसल्स को चेक करते हो, एज अ फिजिशियन ये सब चीजें आपको नॉलेज होती हैं, डॉक्टर को एज अ नॉलेज होती है, पढ़ाया भी जाता है, हमें सारे टेस्ट वगैरह पढ़ाए जाते हैं। सो क्रेप्स वगैरह प्रेजेंट है, या फिर हीट निकल रही है, तो वो सब चीजें एक फैक्टर है जो कि आप को कॉमनली डिटेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी डायग्नोस्टिक टेस्ट कि यस इट मे बी आर्थराइटिस। बट अगेन दे आर नॉट डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो आपको डायग्नोसिस के लिए एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए फर्दर टेस्ट कराने ही पड़ेंगे। बट एग्जामिनेशन आप प्रॉपर बिना देखे, मतलब बिना एग्जामिनेशन देख के आप ऐसे बोल सकते हो कि यस इट मे बी आर्थराइटिस। Yeah. Next is any specific homeopathy remedy can be used for bone deformity. बोन So I डिफॉर्मिटी think, या सिम्फाइटम? ओ अगेन, अगर वेरी and गुड again, रेमेडी, आई मिस्ड। हाँ, and again the homeopathy based on the symptoms. या So कॉन्स्टिट्यूशनल इज yeah, ऑलवेज। yeah. सिम्फाइटम इज वेरी गुड, बहुत अच्छा काम करती है। आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है। बहुत सारी रेमेडीज है, वी हैव सो नंबर ऑफ रेमेडीज कि हम डिस्कस नहीं कर सकते एक लिमिटेड टाइम में। Next is arthritis can causes CKD, chronic kidney disease. ओके, सो आई थिंक दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बिकॉज कहीं ना कहीं जब आपका बोन इन्वॉल्वमेंट होता है, जब आपका Hmm. आर्थराइटिक इन्वॉल्वमेंट होता है, तो कम देखा गया है सीकेडी में चीजें। बट अगेन सोरियाटिक आर्थराइटिस अगर आप बात करो, तो उसमें मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट इजीली देख सकते हो। रोमैटिक हार्ट फीवर में, रोमैटिक हार्ट डिजीज में देख सकते हो आप किडनी इन्वॉल्वमेंट। सो जहाँ पे हमारे को सेप्टिक आर्थराइटिस है, रिएक्टिव आर्थराइटिस है, कि डिफिकल्ट लेवल पे आ जाते हैं, तो उसमें आप मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट देख सकते हो। तो रोमैटिड आर्थराइटिस में भी आप देख सकते हो, अगेन Hmm. रोमैटिड आर्थराइटिस भी है। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, वो मल्टी ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व करती है, जो कॉम्प्लिकेटेड आर्थराइटिस है, वो इफेक्ट कर सकती हैं किडनीज को। एंड मैं ये नहीं कहूंगी एग्जैक्टली कि वो सीकेडी ही डेवलप करेंगी, बट हाँ वो किडनी में और भी किडनी को इफेक्ट कर सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट को इफेक्ट कर सकती हैं। Right. प्रॉपरली सीकेडी डेवलप करेंगी वो तो बोले. डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, अगेन Hmm. इंडिविजुअलाइजेशन। So the next question is, did arthritis is genetic? Yeah, we already discussed is one of the genetic is one of the genesis is always a one factor जो कि rheumatoid arthritis या फिर प्रोन कर देता है हमें। अगर हमारी मदर को आर्थराइटिक कंप्लेन्स रही हैं, तो हमें ऐसा हो सकता है कि आगे जाके हमें आर्थराइटिक कंप्लेन्स आए, तो ऐसा है कॉमनली। Hmm. Next is, did arthritis cause the osteoporosis? Yes, obviously it is one of the Complication. Yeah. complication. Osteoporosis is one of the complication of arthritis. Okay. The question is, I'm suffering from AS since 4 years. Can this be permanently cured? यस, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के Yeah. मेरे भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, एंड एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत अच्छे इफेक्ट है जो कि असर करते हैं। बेंजोइक एसिड बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत सारी रेमेडीज है जो कि अच्छा काम करती है Right. इन केसेस में। डिपेंड्स, आप एक फिजिशियन को दिखाइए, प्रॉपर केस दीजिए, Hmm. एंड डिस्कस करके आप प्रॉपरली चीजों को क्लियर आउट करिए। जो कॉज रहा है, सारी चीजें डिस्कस होगी, उस अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा, सो ऑब्वियसली यू कैन गेट इट क्योर्ड। Hmm. बट टाइम डेफिनेशन आई कैन नॉट से कितना है क्या। Yes. Next is, how can we cure 20 years old arthritis with mental derangement? ओके, 20 ईयर ओल्ड, सो दिस इज अगेन एन इंडिविजुअलाइज्ड क्वेश्चन, जो कि एक Yes. केस लेने पे ही मैं गारंटी बता सकती हूँ या क्या कर सकती हूँ। बट मेंटल होम्योपैथी अगेन बहुत अच्छा काम करेगी इसमें, बिकॉज हमारी जो मेडिसिन हैं वो कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे बहुत अच्छा काम करती हैं। बहुत अच्छे केसेस, बहुत अच्छा क्योर है हमारे उसमें मेंटल डिस्टर्बेंसेस का, डिप्रेशन का, एंजाइटी लेवल्स का। अगेन जैसे कॉमनली यूज रेमेडीज है, आर्सेनिक है, उसमें फियर देखा गया है।
उसमें वीकनेस देखी गई है जॉइंट पेन्स के साथ, हम्म। बर्निंग पेन्स के साथ, तो वो चीजें साथ में कवर हो जाएंगी। स्टाफ है, क्यों एलिमेंट्स क्यों हो रही है, कॉज क्या है, मेंटल डिरेंजमेंट किस लेवल का है, क्या है। तो यस, बहुत अच्छा काम करती है। तो वो दोनों चीजें बैलेंस करके ही मेडिसिन दी जाती है। जब आप एक होम्योपैथ के पास जाओगे तो वो सब कुछ पूछ के ही आपको एक मेडिसिन देगा, जो कि मेंटल भी इन्वॉल्व करेगा और फिजिकल लेवल भी इन्वॉल्व करेगा। तो वो ऑब्वियसली दैट कैन बी क्योर्ड विद टाइम। हाँ, 20 ईयर्स का है तो वो टाइम ले जाएगा, हो सकता है इट मे टेक 20 वीक्स और 20 मंथ्स। मैं ये नहीं बोलूंगी गारंटी, बट हाँ, ठीक हो सकता Okay. Very important question. Please share miasmatic approach in rheumatic है। arthritis. आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अ डॉक्टर फ्रॉम Dr. Zihshan Siddiqui. Okay, Dr. Zishan, thank you for so much for the question. So miasmatic predominance again require a very, 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 very long session, because miasm समझना Yes. is again a difficult task for every homeopath. जो कि हम लोग जब हम केसेस डील करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप इसको नॉर्मली बात करोगे तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो साइकोटिक प्रीडोमिनेंस देता है। बट अगर इन्वॉल्वमेंट सिर्फ फंक्शनल लेवल पे है तो वो सोरा ही कहलाएगा। रोमेटोइड आर्थराइटिस अगर आप बोलोगे, ये चीजें डिस्कस करेंगे हम, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलोगे तो आप उसको बोल सकते हो कि वो एक साइकोटिक प्रीडोमिनेंस दे रहा है। बट जहाँ वहीं अगर आप उसको रिएक्टिव आर्थराइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस पे जा रहा है पेशेंट, तो वहीं वो सिफिलिटिक जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक फेज है जो कि आपको वहां पे कैच करना पड़ेगा एज अ फिजिशियन, कि कौन से डोमिनेंट माइज्म में पेशेंट है उस टाइम पे जब आपके पास आया है, आपको कौन सी रेमेडी देनी है। साइकोसिस है लेवल या साइकोटिक प्रेजेंटेशन है, तो आप उसको साइकोटिक रेमेडी दो, चाहे आप उसको थूजा पे जाओ, आप मेडोराइनम पे जाओ, कहीं भी जाओ। या फिर आप उसे, अगर वो सिफिलिटिक प्रेजेंट कर रहा है, अगर वो आपको सिफिलिटिक सिम्टम्स प्रेजेंट कर रहा है कि डिजेनरेशन है पेशेंट के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको सिफिलिटिक रेमेडी ही जानी पड़ेगी, चाहे वो आप मोक्सॉल लो, सिफिलाइनम लो, या फिर और रेमेडीज पे जाओ। वहीं अगर फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस है, पेशेंट आपके पास नॉर्मल पेन टेंडरनेस लेके आया है, तो वहां पे आपको रस्टॉक्स एक्यूट रेमेडी भी बहुत अच्छा काम कर जाएंगी, सोरिक रेमेडीज भी बहुत अच्छा काम कर जाएंगी। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है, बट यस, इट वुड टेक अनदर Yeah. सेशन अगर आपको माइज्मेटिक प्रीपॉन्डरेंस आपको सब कुछ देखना है तो, किसी So the भी next, डिजीज के बारे में। yeah, yeah. You can tell if you wish. Is it completed? Your answer. या यस। So the next question is reason behind early age arthritis. और रीजंस बिहाइंड अर्ली एज आर्थराइटिस, व्हाट मतलब, लाइक मैंने कौन सी अर्ली एज, अगर आप उसकी बात हाँ. करोगे, चाइल्डहुड की बात करोगे कि जुवेनाइल है, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम फैक्टर्स वो जेनेटिक रहते हैं। या हम्म. मैक्सिमम अगर आप जुवेनाइल आर्थराइटिस की बात करोगे, तो उसमें आपको देखोगे तो वो फैक्टर मैक्सिमम जेनेटिक भी रहेगा कहीं ना कहीं पेशेंट के अंदर। और इसके अलावा अगर आप उसकी बात करोगे कि रूमेटोइड आर्थराइटिस है, तो वो यंग फीमेल्स में देखा गया है। ऑटो इम्यून डिजीज है अगेन रूमेटोइड आर्थराइटिस भी, और जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस भी, दोनों दोनों ऑटो इम्यून है, दोनों बॉडी अपनी खुद ही अपने अगेंस्ट फाइट करना शुरू होती है। नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस तो खैर ओल्ड एज में जाएगा। बाकी आई थिंक सोरियाटिक आर्थराइटिस वगैरह जो हम देखते हैं, वो अगेन सोरियासिस की हिस्ट्री होगी तो वो देख सकते हो आप, आर्थराइटिक चेंजेस हो सकता है ओल्ड एज में आ जाए। नहीं तो नहीं तो यू कैन से गाउट वगैरह यूज कॉमनली, अगर आप देखोगे तो वो विद एज ही आता है, यूरिक एसिड वगैरह जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं विद एज आता है। तो आर्थराइटिस की कॉमनली रीजन, मैक्सिमम रीजन जब आप उसको बिल्कुल इन्फेंसी में देखोगे या वैसे ओल्ड एज में देखोगे, तो वो फैक्टर है कि जेनेटिक फैक्टर प्रीडोमिनेंट देखा गया। Okay. So the next is can rheumoarthritis related to thyroid? Can rheumoarthritis related to thyroid? Yeah. Okay, so when you talk about hormonal imbalance, it is again one of the factor जो कि एक तरीके से आपकी बॉडी में फटीग, वीकनेस, जॉइंट प्रॉब्लम्स ला सकता है।
थायराइड इम्बैलेंस होगा, चाहे कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस हमारी बॉडी में, शुगर बढ़ रही है, शुगर है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, तो लाइफस्टाइल जो ये डिसऑर्डर्स है या हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फिर हमारे जो फीमेल हॉर्मोन्स है, मेल हॉर्मोन्स है, कोई भी डिस्टर्बेंस आ रही है, तो कहीं ना कहीं मोस्ट वो कॉमनली हम लोग देख सकते हैं कि वो एक फैक्टर है जो जॉइंट प्रॉब्लम्स या जॉइंट पेन ला सकता है। बट दैट अगेन इज एट अ फंक्शनल लेवल, वो एक प्रॉपर आर्थराइटिक चीजें डेवलप करेगा तो विद टाइम करेगा, फॉर विद अदर फैक्टर्स करेगा बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल। Next question is, what is the role of nosodes remedies in arthritis? वी टॉक्ड अबाउट इट इन इंटरकरंट में भी हमने बात करी थी इन द प्रेजेंटेशन की इंटरकरंट रेमेडी बहुत एज एन इंटरकरंट नोसोज बहुत अच्छा काम करते हैं। वहीं एज एन इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट भी मेडोराइनम बहुत अच्छा काम करती है, सिफिलाइनम बहुत अच्छा काम करती है, कुछ केसेस में मैंने ट्यूबरकुलाइनम भी देखी है जो बहुत अच्छा काम करती है। सो डिपेंड करता है कौन सा केस आपका है, क्या है। सो इंटरकरंट की तरह भी बहुत अच्छा काम करेगी जब एक केस एक स्टैंड स्टिल पे आ गया है, रुक गया है, या फिर वो एज अ इंडिविजुअल भी बहुत अच्छा काम करते हैं। नोसोज बहुत So, अच्छी रहते हैं। मैंने जो प्रैक्टिस में देखा है वो हाई पोटेंसीज में देखा है, 200, 1M, 10,000, 10M वगैरह मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में देखा है। बट कुछ डॉक्टर्स को मैंने देखा है जो लो पोटेंसी में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला देते हैं so the विद नोसोज। last question is role of homeopathy in case of grade 4 OA, osteoarthritis. अगेन दिस इज एन एक्सट्रीम केस, तो Hmm. यहाँ पे मैंने डिपेंड्स ऑन द केस कि क्या आपके सिम्टम्स है, या डॉक्टर ने आपको रिप्लेसमेंट बोल दिया है, क्या बोला है डॉक्टर ने आपको। बट येस, व्हेन यू टॉक अबाउट होम्योपैथी, तो क्योर मैं एग्जैक्टली टर्म नहीं करूंगी उसको, बट येस वंडरफुली मैनेज द केस विद, हम आपके सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हैं। प्लस एज अ पैलिएटिव केयर भी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करेगी। हमारी जो मेडिसिन है बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल सिम्टम्स आपका रेमेडी दी जाएगी। हमारा फंडा ही यही है कि भाई सिमिलम रेमेडी हम देते हैं तो जो सिम्टम प्रोड्यूस करता है वो रेमेडी जो प्रोड्यूस करती है सिम्टम्स एक हेल्दी इंडिविजुअल में, वही हम उसको देते हैं डिजीज इंडिविजुअल को, तो वो उसे ठीक भी करती है। तो कहीं ना कहीं हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से आपको एक रिलीफ दे सकते हैं। हम उसे क्योर टर्म तभी दे पाएंगे जब मैं उसको केस देखूंगी या फिर उसकी रिपोर्ट्स देखूंगी, या क्या प्रॉब्लम है पूरा कंप्लीट देख पाऊंगी, या क्या हिस्ट्री रही है, उसके बाद Right. ही मैं उनको गारंटी दे सकती हूँ। बट यस, वी हैव गुड ट्रीटमेंट, गुड मैनेजमेंट ऑफ सच केसेस ग्रेड 4 और ओए के। बट मैं नी जॉइंट रिप्लेसमेंट किसी को भी नहीं बोलती हूँ, बिकॉज मैंने पेशेंट को देखा है कि वो रिप्लेसमेंट Hmm. करा तो लेते हैं यार, साल भर ठीक रहेंगे, Right. 2 साल 3 साल, उसके बाद पेशेंट वापस से हमारे पास ही आता है, वो Right. बेचारा परेशान हो जाता है कि भैया अब तो मैं बिल्कुल नहीं चल पा रहा। तो Right. Right. यूजुअली देख के ही केस हम बता पाएंगे। Hmm. So, thank you, Dr. Ashika, and thank you so much कि आपने इतने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं, एंड आई एम श्योर कि हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट ड्यू टू द टाइम लिमिट हम आप सभी के जो भी क्वेश्चंस हैं वी विल मेल यू on your mail IDs, and yeah, now we have the next session for the our top 3 questions winners name. So the first name is Dr. Neha Goyal, Toful Islam, and third is Sonia Madan. सो आप तीनों अपने फोन नंबर्स और हो सके तो अपना एड्रेस हमारे जो क्वेश्चन एंड आंसर चैट है आप उसमें लिख सकते हो, देन वी विल कनेक्ट यू। एंड नाउ thank you, Dr. Ashika, again for this informative presentation. And thank you everyone for joining the SBL webinar. So we will connect you in the next one. Thank you so Thank much. you so much. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, SBL, and thank you especially you for connecting me, and thank you, audience, for bearing me for so long, I would say. And it was a great session, and I really enjoyed it. I Thank hope everybody did. Thank Yeah. you. Thank you, everyone.